हाँ जी, देखिए सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स, दो वर्ड से मिलके बना है, एक बिजनेस और एक इकोनॉमिक्स। अभी हम आज सबसे पहले किसके ऊपर बात करेंगे? इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे। क्लियर है? क्लास में ऐसे पढ़ाएंगे कि जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी हुई उनको भी समझ में आए। इस चीज़ को अज्यूम करके नहीं चलेंगे कि आपको इकोनॉमिक्स का मतलब पता है। अगर पता है तो भी आपको सुनना पड़ेगा, नहीं पता फिर तो सुनना ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो वर्ड करेंगे अभी। एक हम बात करेंगे इकोनॉमी की, ठीक है, और एक हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, जो कि आपका सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम in which we earn our livelihood। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है थोड़ी सी ऐसी। इकोनॉमिक्स वो सिस्टम है जिसमें रह के हम अपना क्या अर्न करते हैं? लाइवलीहुड अर्न करते हैं। सिस्टम क्या? सिस्टम में कौन लोग आते हैं? समझो इस चीज को। सिस्टम में आती है सोसाइटी, सिस्टम में आती है हमारी गवर्नमेंट, सिस्टम में और कौन आता है? प्रोड्यूसर्स, सिस्टम में और कौन आता है? कंज्यूमर्स, और कौन आता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स। क्लियर? ये मेन है। अब आप सब यहाँ पर बैठे हो, आपकी कुछ नीड्स होती होंगी। जब आप इस दुनिया में आ गए तो यहाँ पर रहने के लिए आपकी कुछ ज़रूरतें तो होंगी, जिंदा रहने के लिए, है कि नहीं? ज़रूरतें हैं क्या आपकी? बेसिक नीड्स से शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं। बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अब ये जो आपकी ज़रूरतें हैं, क्या घर बैठ के पूरी हो जाती हैं? अगर आप घर से बाहर ना निकलो, किसी से नहीं मिलोगे, तो क्या लोगों को आपकी ज़रूरतों के बारे में पता चलेगा? अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करोगे, बताओ बताओ, नहीं ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप बैठे हो, आपकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? आपको पढ़ना है। हमें कैसे पता चला आपको पढ़ना है? आप हमसे मिले, आपने हमें क्या बताई? अपनी नीड बताई, अपनी ज़रूरत बताई, कि अपनी डिज़ायर बताई कि मुझे क्या है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे पढ़ना है। फिर हमने क्या किया? हम आपकी उस नीड को पूरा करने में लग गए। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी नीड्स है। तो यहाँ पर सारे लोग किसके लिए काम करते हैं? अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और वो क्या है? एक सिस्टम में रहकर ही पूरा होता है। तो अब हम जब आपकी नीड्स पूरी कर रहे हैं तो हम कौन हो गए? आपके प्रोड्यूसर्स हो गए। प्रोड्यूसर कौन होता है? बताओ। जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। अब इकोनॉमिक्स में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? गुड्स। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड का मतलब अच्छी वाला अच्छा नहीं है, गुड बैड वो चीज नहीं है। गुड्स मतलब चीजें, वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, जिसको आप फील कर सकते हो, टेंजिबल आइटम्स। क्लियर? तो प्रोड्यूसर कौन हुआ? जो आपको चीजें प्रोड्यूस करके देता है। वो सिर्फ टेंजिबल आइटम्स प्रोड्यूस नहीं करता, वो क्या करता है? इनटेंजिबल आइटम्स भी प्रोड्यूस करता है, और वो क्या होती हैं? सर्विसेज। कितनी चीज क्लियर है? तो आप हमसे मिले, आप कौन हुए? आप हुए कंज्यूमर, हम कौन हुए? प्रोड्यूसर। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन होता है? Who consumes क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? यूज करना। कंज्यूम का मतलब खाना नहीं होता।
कंज्यूम का मतलब क्या होता है? यूज करना। जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। अब आपने कस्टमर भी सुना होगा, सुना है ना? तो आपको क्या लगता है, कंज्यूमर और कस्टमर सेम है? सुना है? कुछ आइडिया है आपको कस्टमर के बारे में? कस्टमर तो एक बेसिक सा वर्ड है ना, जो अपना, हाँ, ग्राहक। तो फिर कंज्यूमर और ग्राहक में क्या फर्क है, बताओ? कोई एक एग्जांपल दे दो। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं? अब समझो इस चीज को, दो वर्ड है यहाँ पर, तो बेसिक नॉलेज से ही स्टार्ट करेंगे ना, फिर ही आपको आगे समझ में आएगा। ये बेसिक चीजें आज कर लेंगे, फिर आके आपको आगे समझ में आएगा। एक वर्ड है कस्टमर, एक कौन है? कंज्यूमर। दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग भी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कंज्यूमर। कस्टमर नहीं यूज करेंगे। कस्टमर मार्केट की लैंग्वेज में आता है, मार्केट की टर्मिनोलॉजी में आता है। कस्टमर वो पर्सन जो चीजों को क्या करता है? खरीदता है। हु बाइज, जो खरीदता है। और कंज्यूमर कौन है? हु कंज्यूम्स। अब जिसने खरीदा अगर वही यूज कर रहा है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कंज्यूमर। लेकिन खरीदने वाला कोई और है, कंज्यूम करने वाला कोई और है, फिर एक कस्टमर बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है? कंज्यूमर। अब मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे टॉय चाहिए, या जैसे अभी सेशन की स्टार्टिंग है, मुझे नया स्कूल बैग चाहिए, मुझे स्कूल किट चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए। मैं मार्केट गई, उसके लिए बुक्स, यूनिफॉर्म वगैरह परचेज करके लेकर आई। क्या उसको मैंने यूज करना है? नहीं। तो मैं कौन हुई? कस्टमर, क्योंकि मार्केट में गई थी। और मार्केट में कौन सा टर्म यूज करते हैं? कस्टमर। और जो इन चीजों को एक्चुअली यूज कर रहा है वो कौन है? मेरे बच्चे। और वो कौन है? कंज्यूमर। क्लियर है? अब जब हम टीवी पे ऐड देखते हैं, कितनी एडवर्टीजमेंट आप देखते हो, उस एडवर्टीजमेंट का टारगेट कौन होता है? कस्टमर या कंज्यूमर? मुझे बताओ, पक्की बात। सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर, जिसने यूज करना है। अब टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रही है किंडर जॉय की, तो क्या मैं इन्फ्लुएंस होंगी उसको देख के? मुझे उसको यूज ही नहीं करना। तो किंडर जॉय की अगर ऐड आ रही है, टॉयज की अगर ऐड आ रही है, आपके कॉन्टेक्ट्स में जब नंबर सेव होते हैं किसी चीज के, आप स्टेटस देखते हो। जैसे मेरे में एक लिस्ट है, एक कॉन्टेक्ट है टॉय वाले का, एक है सिरसा में, ठीक है। तो मेरे बच्चे जब भी मेरा मोबाइल ओपन करते हैं उसका स्टेटस जरूर देखते हैं, मैं नहीं देखती, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरे बच्चे क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको उनमें इंटरेस्ट है। और वो स्टेटस ही किस वजह से लगाता है? कि बच्चे इसको देखें और इसकी क्या करें? डिमांड करें। डिमांड कौन कराएगा? मेरे बच्चे। और खरीदेगा कौन? मैं। समझ में आई जी बात? तो जब भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होता है? कंज्यूमर के ऊपर, जो किसको यूज करेगा। कस्टमर तो खरीदने वाला है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम यूज करते हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई और होता है। तो वो नीड तो हमारी है ना। हम ही अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि मुझे ये चीज ला कर दो। तो मेन सेंटर ऑफ जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट है जो हमारा, तो वो कौन है? अट्रैक्शन जो है वो कौन है? कंज्यूमर। अब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, जब आप कोई दूर रास्ते में जाते हैं, बहुत लंबा सफर तय करते हैं, तो रास्ते में पेट्रोल पंप पे देखा होगा आपने, बाहर ही खाने पीने की चीजें रखी होती हैं, कुरकुरे, चिप्स रखे हुए हैं, किंडर जॉय रखे हुए हैं। वो हमारे लिए रखे हैं? नहीं, कार में बैठे बच्चों के लिए। हॉस्पिटल के, बच्चों का हॉस्पिटल है, उसके बाहर जब तुम जाते हो तो वहां कौन खड़ा होता है? टॉयज वाले, बैलून्स वाले। पता कि छोटे बच्चे आएंगे, वो रोएंगे, इंजेक्शन लगवा के जाते हैं, तो पेरेंट्स उनको चुप कराने के लिए क्या देंगे? बैलून्स खरीद के देंगे।
समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? कंज्यूमर के ऊपर। तो कंज्यूमर जो चीजों को कंज्यूम करता है और प्रोड्यूसर जो चीजों को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप बैठे हो, हमसे हमारी सर्विस ले रहे हो, तो आप कौन हो? हमारे कंज्यूमर हो। और हम कौन है आपके लिए? प्रोड्यूसर। अब ऐसे कैसे चीजें प्रोड्यूस हो जाती हैं? डायरेक्ट तो नहीं चीजें प्रोड्यूस होंगी। अब आपके अपने अपने बिजनेस हैं सभी के, आप उसमें एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलते हो, चीजों को अरेंज करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, कहीं से लेकर आते हो, उनका आप उनके लिए लेबर को ऑर्गेनाइज करते हो, मशीनरी को ऑर्गेनाइज करते हो। ये सारी चीजें तो आपको चाहिए है ना प्रोडक्शन करने के लिए। फिर आप कमाते हो, खर्चा करते हो, उसका क्या करते हो? हिसाब किताब रखते हो। फिर आप उसके लिए टैक्स भी पे करते होगे, कोई जीएसटी देते होगे, कोई इनकम टैक्स पे करते होगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फर्म में या आपकी कंपनी में बहुत सारी लेबर काम कर रही है, तब आप क्या करते हो? आपके ऊपर कुछ एक्ट भी अप्लाई होता होगा, कुछ लॉ भी अप्लाई होते होंगे। तो इसका मतलब आप किसके साथ मिलके काम कर रहे हो? गवर्नमेंट के साथ। सरकार, सरकार क्या बनाती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। अब जब भी कोई सरकार की नई पॉलिसी आती है, क्या वो आपके बिजनेस के ऊपर अप्लाई नहीं होती? होती। तो ये सब कुछ हमें किस में रह के करना होता है? एक सिस्टम में रहकर करना होता है। सिस्टम किन लोगों से मिलके बनता है? हमसे, कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से, सोसाइटी, सोसाइटी में सारे ही आसपास का एरिया आ जाता है, सरकार आ जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर बात ये है कि इकोनॉमी क्या है? वो सिस्टम है जिसमें रहकर हम क्या करते हैं? अपना लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी कमाते हैं। अब हम यहाँ पे किसके लिए काम कर रहे हैं? लाइवलीहुड के लिए। आप भी क्यों पढ़ रहे हो? कि बड़े होके आप भी अपना लाइवलीहुड अर्न करो। क्लियर? चलिए, अब ये तो बात होगी इकोनॉमी की। आगे जाके इस चैप्टर में आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ोगे, जो क्या पहले भी पढ़ के आए होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। हमारी यहाँ पर 3 टाइप की इकोनॉमीज हैं। कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी, पूरा डिटेल में नहीं करेंगे इसको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जिसमें पूरा होल्ड या मेजर होल्ड किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। ये तो आपको पता है ना कि हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। क्या फर्क है दोनों में? बताओ, क्या होता है पब्लिक सेक्टर, क्या होता है प्राइवेट सेक्टर? पब्लिक, हाँ, पब्लिक सेक्टर वो जिसमें सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? सरकार। और प्राइवेट सेक्टर क्या? जिसमें हम खुद कंट्रोल करते हैं, फ्रीडम होती है, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नामात्र ही होती है। ये नहीं आप बोल सकते कि होती नहीं, होती है, लेकिन माइनर इंटरफेरेंस होती है। अब ये जो हमारा रेलवेज है, ये बताओ पब्लिक सेक्टर में आता है कि प्राइवेट में आता है? पब्लिक में। एयरवेज दोनों, प्राइवेट भी है ना? समझ में आ रही है बात? तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर ही ऐसे हैं, एक तो रेलवेज और एक डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, जो किसके अंडर आता है? सरकार के। बाकी सब क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो गया। क्लियर है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें आपके पास क्या होती है? फ्रीडम होती है। आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। एज अ कंज्यूमर आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और जो प्रोड्यूसर है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। जैसे आपको पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के बारे में पता है, तो वही चीज होगी। अच्छा, प्राइवेट स्कूल का मेन मोटिव बताओ क्या होता है?
प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट बैंक का। हाँ, तो अगर उनका मेन मोटिव आप प्रॉफिट बोल रहे हो तो वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा? कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। अगर प्राइवेट स्कूल हमारी ना सुने, बच्चों की ना सुने, पेरेंट्स की ना सुने, तो क्या बच्चे उस स्कूल में जाएंगे? फिर उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अब आप मार्केट में जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, वो अगर अपनी मर्जी करे, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको चीजें ना दे, तो आप वहां जाओगे? फिर उसकी सेल होगी, उसको प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब यहां पर किसकी मर्जी चलती है? आपकी। लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर की बात करूं, वहां आपकी मर्जी चलेगी? नहीं चलेगी। किसकी चलती है? सरकार की। सरकार का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई। फिर सरकार आपकी इंडिविजुअल भलाई के लिए काम नहीं करेगी कि आपका फायदा होगा। सरकार देखेगी कि मेजॉरिटी बेसिस पे लोगों की भलाई हो रही है, सरकार वो एक्शन लेगी। क्लियर है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन होती है? जिसमें पब्लिक सेक्टर होता है। क्लियर है? अब आप ये नहीं बोल सकते मैंने लिख दिया प्राइवेट सेक्टर है तो इसमें अकेला प्राइवेट है, अगर मैंने लिख दिया कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है तो अकेला पब्लिक है। होते दोनों है, दूसरे का रोल क्या हो जाता है? माइनर, कम हो जाता है। क्लियर? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेजर रोल कौन प्ले करता है? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेजर रोल कौन प्ले करता है? पब्लिक, गवर्नमेंट। और मिक्स इकोनॉमी क्या है? जिसमें दोनों सेक्टर इक्वली अपना रोल प्ले करते हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। क्लियर होगी बात? तो ये आगे जाके इसके फीचर्स करेंगे, फीचर्स में से क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? अभी आज आपका फर्स्ट डे है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ हमारे चैप्टर्स होंगे, मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगी उनमें से कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हैं, अभी रिसेंट जो पेपर में आए थे। क्लियर? हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप क्लास के लेक्चर्स को ध्यान से सुनो और ये वाले जो क्वेश्चंस हम करते हैं वो करो, थोड़ी बहुत अपनी समझ को यूज करके अगर आप पेपर को करो तो बड़ी आसानी से आप अच्छे नंबर क्रैक कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि 100% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, लेकिन मेरा ये दावा है कि 90% क्वेश्चन तो इसी में से ही आते हैं। क्लियर? ये नहीं कि एज इट इज पढ़ा होगा। अब जैसे आप स्कूल्स में थे, आप बुक्स पढ़ते हो तो सिलेबस में से ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मोल्ड करके आ जाता है, वैसे यहाँ पर आए पढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ा, यहाँ पे देख लिया, घर जाके बुक खोली। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर क्रैक करने की? जो यहाँ पर करवाया जा रहा है उसको घर जाके वापस बुक खोल के पढ़ो। नोट्स हम आपको देंगे, बुक्स हम आपको देंगे, मेरे हाथ में आपकी बुक ही है, ऐसे नोट्स हम आपको देंगे। ये एक पार्ट ही है, इसका दूसरा पार्ट एक और है, ठीक है? साथ ही साथ पढ़ना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे कम करते हैं, आपको अगले दिन डाउट्स लेकर आने हैं। पढ़ोगे नहीं तो डाउट्स नहीं आएंगे, पढ़ोगे तो जरूर कोई ना कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा और वो आप आते ही क्लियर करोगे, या तो क्लास में क्लियर करो। कई बार टीचर के पास क्लास में टाइम नहीं होता तो हम आपको क्या बोल देते हैं कि आफ्टर लेक्चर, जैसे अभी सुमित सर गए थे यहाँ से और उसके बाद में कितनी देर बाद आई हूँ? 10-15 मिनट बाद आई हूँ। तो आपके पास 15 मिनट का टाइम है एक लेक्चर के बाद, आप इमीडिएटली ऑफिस में आओ और कंसर्न्ड टीचर से अपने डाउट्स लो। क्लियर है? दो चीजें आपको करनी है, कंसिस्टेंट पढ़ना है आपको, एक रूटीन बना लेना कि डेली मुझे इतने घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं कि बस 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे नहीं, कम से कम 4 घंटे। क्लियर है? पढ़ना है और अगले दिन मुझे टीचर से डाउट्स लेने हैं। ये दो चीजें मेंटेन करनी है। क्लियर है जी? चलो, तो यहां पर बात होगी इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या? जिसमें रहकर हम अपनी नीड्स पूरी करते हैं। अब दूसरे सिस्टम की बात कर लेते हैं, दूसरे वर्ड की बात कर लेते हैं, क्या? इकोनॉमिक्स। अब
सबसे पहले मुझे बताओ, मैं आपकी नीड्स के बारे में बात कर रही थी अभी। हमारी जो नीड्स हैं या वांट्स हैं या डिजायर्स हैं, अभी इनके बीच में भी डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन आज सिंपल सिंपल सा ही कर रहे हैं। ये बताओ, ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? नहीं, आप अभी डिफरेंस के बीच में ना चलो, जनरल बताओ, ये तीनों एक ही मान के चलो। क्यों अनलिमिटेड है ये बता दो। आपने मुझे बता दिया कि अनलिमिटेड है, क्यों, कैसे आप बोल सकते हो कि अनलिमिटेड है? खा लो, ध्यान खाने में बड़ा रहता है, हैं? चलो आप बताओ गर्ल्स, क्यों आपकी नीड्स अनलिमिटेड है? हाँ, होता है आपके साथ ऐसा? आप भी ऐसा करते हो क्या? एग्जाम्पल बताओ मुझे कोई। जैसे अच्छा, और होता होगा आपके साथ भी ऐसे कि पेरेंट्स को आप अपनी एक ज़रूरत बता देते हो, वो आपकी वो नीड पूरी कर देते हैं, फिर साथ साथ आपके दिमाग में क्या आता है, अब मुझे ये भी लेना। बाइक ले ली, बहुत साल हो गया बाइक को चलाते हो, कार लेनी है, ये आईफोन तो ले लिया, 16 था, अब 17 लेना है, 17 में भी जो एक एक नया नया मॉडल आ रहा है वो लेना है कि नहीं? कपड़े तो नए ले लिए, अब जूते भी लेने हैं इसके साथ। तो हमारी जरूरतें कभी पूरी होती ही नहीं, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारी जरूरतें खत्म नहीं होती, सीधी सी बात है। लेकिन चलो मैं ये तो कह रही हूं कि नीड्स हमारी खत्म नहीं होती, लेकिन वो अनलिमिटेड क्यों है? किस कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हो कि अनलिमिटेड है? क्योंकि इन नीड्स को पूरा करने के लिए जो हमारे पास पैसा होना चाहिए, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम पैसा नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। रिसोर्स मतलब साधन। आप अपनी जरूरतें सिर्फ पैसे से पूरी नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई प्लॉट पड़ा है आप उसको बेच दो, अगर आपके पास ज्वेलरी है आप उसको बेच सकते हो, अगर आपके पास पुराना व्हीकल है आप उसको बेच के पैसे लेके अपनी जरूरतें पूरी कर लो। तो सिर्फ मनी नहीं लेते हम इसमें क्या वर्ड यूज करेंगे? रिसोर्सेस। अब आप मुझे बताओ, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? क्यों है लिमिटेड? अब आपने रिसोर्सेज को लिमिटेड बोल दिया, क्यों? यही तो मुझे पूछना है कि उसके आगे अनलिमिटेड क्यों लगाया और इसके आगे लिमिटेड क्यों लगाया? नहीं, और धरती तो बहुत बड़ी है जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके कंटेक्स्ट में हमारी नीड्स ज्यादा है। अगर हम अपनी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही पैसा खर्च करें, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे पास बस इतने रिसोर्सेज हैं जो कि मुझे पता है, अगर मैं अपनी सोच को भी उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लूं कि मुझे इससे ज्यादा तो पैसे खर्च करने ही नहीं, तो फिर मेरी नीड्स भी क्या हो जाएंगी? लिमिटेड। ये तब होता है जैसे एक हिंदी का मुहावरा ना कि अपनी चादर देख के पैर पसारो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, है ना एक प्रोवर्ब, आपने सुना होगा। अगर आप अपनी जरूरतें जो है ना उससे बड़ी कर लेते हो तब ये अनलिमिटेड हो जाते हैं और रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? लिमिटेड। अगर आप पहले से ये सोच के चलो कि बस मेरी तो इतनी इनकम है और इतना सा ही मुझे काम करना है, इतनी ही मुझे चीजें खरीदनी है और इतनी मुझे सेविंग करनी है, तब ये दिक्कत आएगी नहीं। अब दिक्कत क्या हो गई? आपकी जरूरतें क्या हो गई? अनलिमिटेड।
लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो क्या है, लिमिटेड। मतलब रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, जितनी आपके दिमाग में ये जरूरतें, अनलिमिटेड जरूरतें घूम रही हैं, उनको पूरा करने के लिए आप क्या कहते हो, मेरे पास काश इतने पैसे होते, लेकिन वो है नहीं। तो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ज्यादा है किससे, अवेलेबल रिसोर्सेज से। मान लो अभी मेरे दिमाग में जितनी बातें घूम रही हैं उन सबको पूरा करने के लिए, छोटी सी चीजें ले लेते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लेते, उन सबको पूरा करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए मान लो, लेकिन अभी मेरे पास है कितने, सिर्फ 50,000। तो अब मैं क्या करूं, जरूरतें मेरी 1 लाख की हैं, पैसे मेरे पास कितने हैं, 50,000। तो यहां पर शॉर्टेज हो गई ना, कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, रिसोर्सेज की। तो इकोनॉमिक्स में यहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, स्केर्सिटी। क्या यूज करेंगे, स्केर्सिटी। क्लियर है, एक वर्ड है स्केर्स, जिसको आप स्कार्स भी बोल देते हो, स्केर्स। स्केर्स का मतलब क्या होता है, कमी, चीजों की कमी। तो वहीं से वर्ड क्या निकला, स्केर्सिटी। तो स्केर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, किस वजह से, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। क्लियर है, और हमारी नीड्स क्या है, अनलिमिटेड। अब उस केस में फिर आप मुझे बताओ, आपके पास पैसे तो सिर्फ 50,000 है, जरूरत आपकी कितनी है, 1 लाख की। अब आप अपनी जरूरतें कैसे पूरी करोगे, बताओ। उस केस में क्या करोगे, सिचुएशन में दो आइडिया, कॉम्प्रोमाइज करोगे। कॉम्प्रोमाइज हमेशा के लिए होगा आपका, नहीं, कुछ टाइम के लिए होगा। यहां पर आप क्या करोगे, अपनी जो नीड्स है ना, उनकी एक लिस्ट बनाओगे, उसको रैंक दोगे आप कि अभी अर्जेंट कौन सी है। तो आप अपनी नीड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करोगे, कौन सी, एक अर्जेंट नीड्स और एक कौन सी, नॉन अर्जेंट नीड्स। मतलब अर्जेंट जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, और नॉन अर्जेंट मतलब जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो कॉम्प्रोमाइज करने को तो बोला ही नहीं है कि आप हमेशा के लिए छोड़ दो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, कर सकते हो। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, अभी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी फिर मैं क्या करूंगी, इस 50,000 से जो चीजें मेरे लिए जरूरी है, जो नीड्स मुझे अभी पूरी करनी है, मैं उनको पहले पूरा करूंगी। और बाकी दिमाग में चल रहा है कि बड़ा घर ले लें, बड़ा ये कर लें, वो अभी पोस्टपोन कर देते हैं, कोई नहीं, अभी जिंदगी पड़ी है, बाद में देख लेंगे। अभी बेसिक हमारा ध्यान, फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, मेरे बच्चों के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर। मुझे उनके ऊपर पैसे खर्च करने हैं, अपनी नीड्स तो मैं बाद में भी पूरी कर लूंगी। यही आपके पेरेंट्स करते होंगे, आपके पेरेंट्स भी तो ऐसे करते होंगे। आपके जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई एक पेरेंट कमाता है, चाहे दोनों पेरेंट्स कमाते हैं आपके, उनकी मेन स्ट्रेटेजी क्या होती है, जितने भी घर में फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको क्या करना, खुश करना, उनकी जरूरतें पूरी करना। क्या वो सभी को खुश कर पाते हैं, पहले हाँ या ना में जवाब दो। क्या 100% सेटिस्फेक्शन दे पाते हैं वो, नहीं। फिर वो क्या करते हैं, जब उनको पता ना कि पैसे कम है और फैमिली मेंबर्स की नीड्स ज्यादा है, फिर वो अपनी जरूरतों को क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। सबसे पहले हमारा मेन फोकस क्या होता है, बच्चों की जरूरतों के ऊपर, फिर उसके बाद जो घर में बुजुर्ग हैं उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, फिर अगर पैसा बचेगा तो हम अपने ऊपर ध्यान देंगे। क्लियर है, इकोनॉमिक्स जो है ना, ये आपके घर से ही शुरू हो रही है। अगर आप देखो तो घर से ही शुरू हो रही है। कैसे, किचन से ही शुरू हो रही है।
अब मान लीजिए मेरे पास 1 किलो दूध है सिर्फ फ्रिज में, क्लियर है। अब उसमें बच्चे क्या कह रहे हैं, मम्मा कोल्ड कॉफी बना दो। घर में बुजुर्ग है, वो कहते हैं मुझे गर्म दूध पीना है। कोई कहता मुझे दही भी खानी है, एक कहता मुझे आइसक्रीम भी घर पे ही बना दो। तो उस 1 किलो में कैसे मैनेज करेंगे? तो यहां पर आपको क्या करना है, मैनेज करना है, सिंपल। अच्छा, मैनेजमेंट तो पढ़ के आए हो, कहीं पढ़ा आपने मैनेजमेंट? बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना, पढ़ा ना? क्या होती है मैनेजमेंट, चलो बताओ। मैनेजर्स क्या करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं, और बिजनेस को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, मतलब वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही बिजनेस को मैनेज करते हैं कि जितना आपका बजट है उसी हिसाब से बिजनेस को मैनेज करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, किचन को मैनेज करना है। अब 1 किलो दूध है, नीड्स कितनी आ गई? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो बुजुर्ग है जिन्होंने दवाइयाँ लेनी है उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दूध पीना, तो पहले उनको दे देंगे। फिर बच्चों को, अपना अगर नहीं होता तो रोक छोड़ देंगे उसको। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैनेज करना है, क्लियर है। आपके पेरेंट्स भी मैनेज करते हैं, हम भी घर को मैनेज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमारे घर से ही शुरू हो रही है। फर्स्ट पेज देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द टर्म इकोनॉमिक्स owes its origin to the Greek word। एक ग्रीक लैंग्वेज में ना एक वर्ड है, वो वर्ड क्या है, ओकेनोमिया। इसका मतलब क्या है, हाउस होल्ड। मतलब इकोनॉमिक्स हमारे घर को मैनेज करना ही सिखाती है हमें। तो इकोनॉमिक्स कहीं भी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स इस क्लासरूम में भी आ जाएगी। बच्चे ज्यादा हो गए, कुर्सियां कम पड़ गई, हम उसको भी मैनेज करेंगे, स्पेस को मैनेज करेंगे, स्केर्सिटी आ गई। तो कैसे हम चीजों को मैनेज करते हैं, किचन में भी इकोनॉमिक्स है, ऑफिस में भी इकोनॉमिक्स है, घर में भी इकोनॉमिक्स है, सोसाइटी में भी इकोनॉमिक्स है। अब सोसाइटी में कैसे इकोनॉमिक्स है, चलो सोचो। आप सोसाइटी का पार्ट हो, सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है, आप लोगों का वेलफेयर करना। कैसे होगा आपका वेलफेयर, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने सराउंडिंग एरिया से, कि हमारी गली मोहल्ले साफ सुथरे रहे, स्ट्रीट लाइट प्रॉपर रहे, सीवेज जो है वो कभी रुके ना, यही एक्सपेक्ट करते हो। गली में कूड़ा उठाने वाला भी आता रहे टाइम पे। कुछ चीजें आपको फ्री में भी मिलती हैं सरकार की तरफ से, सड़कों पे आप चलते हो, गलियों में आप चलते हो, पब्लिक पार्क में आप जाते हो नहीं जाते? तो आप जब पार्क में जा रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, वहां साफ सफाई भी होनी चाहिए। तो आप ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन क्या ये सारी चीजें फ्री में हो जाएंगी? आपको चाहे फ्री में मिल रही है, आगे तो फ्री में नहीं आ रही। तो सोसाइटी को आपके वेलफेयर के लिए क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, और वो फंड्स क्या है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड फंड से कैसे वो आपका वेलफेयर करे, सोसाइटी ने मैनेज करना है। अब सरकार है, सरकार का मेन मोटिव क्या है, अगेन सोशल वेलफेयर, पूरे नेशन का वेलफेयर। लेकिन सरकार जितने भी काम करती है, सरकार को उसके लिए क्या चाहिए, अगेन फंड्स चाहिए। फंड्स क्या है सरकार के पास, ऑलवेज लिमिटेड, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे क्या है, बढ़ती जा रही है। अब उस केस में सरकार कैसे आपका मैक्सिमम वेलफेयर करने की कोशिश करती है। अच्छा, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्यों आती है वो बताओ, क्यों है बेरोजगारी? बेरोजगारी क्यों है बताओ? तो धरती को मेजर करके आया है क्या आज? बताओ जी, आप बताओ बेरोजगारी क्यों है? बताओ गर्ल्स, कुछ भी, क्यों है बेरोजगारी? क्योंकि नौकरियां लिमिटेड है। सरकार के पास, हर कोई चाहता ना कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहते कि नहीं चाहते? लेकिन सरकार के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है,
लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन अनलिमिटेड होती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। अगर आप आज से 25 साल पीछे चले जाओ, 40 साल पीछे चले जाओ, तब इसका ऑपोजिट था। जिन्होंने बीए बीकॉम करी थी ना, उनको सरकारी बैंक में नौकरी बड़े आराम से मिल रही थी। सिर्फ चाहिए क्या थी? ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन। अब सरकारी बैंक में नौकरी मिल रही थी तब, अब नहीं मिलती। तब कोई लोग नौकरी करना पसंद ही नहीं करते थे। कहते किसी के अंडर क्यों काम करें, अपना खुद का काम करेंगे या घर पे बैठेंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। अब पढ़े लिखे भी, पीएचडी वाले भी एक पीएन की नौकरी करने के लिए तैयार है। बताओ, सरकारी इतनी मारामारी हो रही है तो फिर बेरोजगारी तो आएगी। नौकरियां क्या है? लिमिटेड है। पॉपुलेशन क्या है? अनलिमिटेड है। तो यहां पर भी क्या आ गई? स्केर्सिटी आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, जब बेरोजगारी आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, तो दूसरी प्रॉब्लम एक साथ में लेकर आती है क्या? गरीबी, पॉवर्टी। तो आपको पता है हमारी इकोनॉमी में कितने % लोग बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन? ना, 22%, around 22% of our population is BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। मतलब गरीब से भी गरीब की बात कर रही हूं मैं, गरीब की बात नहीं कर रही, गरीब से भी गरीब। ये हमारी गरीबी रेखा है, पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। अब इसके नीचे आते हैं बीपीएल, तो यहीं पर ही हमारी पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा क्या है? बीपीएल में आ गया। तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर कितना आएगा? सोचो, ठीक है, समझ में आ गई? रीजन क्या है? स्केर्सिटी। तो सारी दिक्कत किससे आती है? स्केर्सिटी से आती है। चल अब देखो, द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओकेनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। सो जर्नल डेफिनेशन, अब जर्नल है, वैसे तो जो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने डेफिनेशन दी है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो जर्नल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो क्या है? इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्केर्सिटी। अब हमें चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आपको? मैंने अभी बताया कि आपकी जरूरतें कितनी हैं, अभी इस पेज पे बताया था, 1 लाख की है कि नहीं, और पैसे कितने हैं? 50,000। तो आपको नीड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई करना पड़ गया ना, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट। मतलब आपको चॉइस करनी पड़ेगी। अच्छा, जब तुम मार्केट में जाते हो कुछ कपड़े खरीदने या कोई भी शॉपिंग करने, तब मान लो तुम एक ड्रेस लेने गए, एक ड्रेस लेने गए, तुम्हें वहां पर 2 ड्रेसेस पसंद आ गई, तुम दोनों ही क्यों नहीं खरीद के लेकर आए? चॉइस करनी पड़ेगी तुम्हें कि मैं ये वाली लूं या ये वाली लूं। क्यों? दुकानदार कहता है दोनों ही ले लो जी, इतना सोचने वाली क्या बात है, ये भी अच्छी है ये भी अच्छी है, इन दोनों में से कौन सी लूं? वो कहता दोनों ही ले लो। सेल्समैन है वो तो बोलेगा ही। आप कहते नहीं दोनों तो नहीं लेनी तो एक ही है। ऐसे क्यों? दोनों पसंद है, दोनों क्यों नहीं उठाकर लेकर आए? घर में जगह तो अपना भी बन जाती है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। मतलब आपको क्या करनी पड़ेगी? चॉइस करनी पड़ेगी। अब मैं दूध की एग्जांपल दी थी, उसमें भी तो चॉइस आ गई कि पहले किसकी जरूरत पूरी करूं और किसको आज रहने दूं। तो चॉइस भी हम तभी करते हैं जब हमारे पास चीजों की क्या होती है? कमी होती है। चीजों की कमी ना हो तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आए ही ना। अब पहली प्रॉब्लम क्या, अभी मैं आती हूं इसी चीज के ऊपर, पहले इस लाइन पर पहुंच गई मैं। पहली प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? स्केर्स
मीन्स। अच्छा सुन लीजिए, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज। और यहाँ पर वांट्स लिखे है ना, नीड्स, इसको हम समटाइम्स क्या पढ़ेंगे? एंड्स। एंड, जिसके लिए हम अल्टीमेटली काम कर रहे हैं। एंड्स और मीन्स, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। क्लियर है जी? तो हमारे जो एंड्स है, मतलब जो वांट्स है, वो क्या है? अनलिमिटेड। उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या है? मीन्स क्या है? लिमिटेड, स्केर्स। ये मेन हमारे पास दो प्रॉब्लम आ गई। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या आ गई? देखो, आपके पास 1000 रुपीज है। क्लियर? आपको क्या करना है? एक बुक भी परचेज करनी है, किसी फंक्शन में जाना है, आपको ड्रेस भी परचेज करनी है, थिएटर में नई मूवी लगी है, आपको वो भी देखनी है, आपका बर्थडे आ रहा है, आपको अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी देनी है। ये 4 जरूरतें हैं अभी के लिए, लेकिन पैसे कितने हैं? 1000। अब इन 1000 रुपीज के अल्टरनेटिव यूजेस है। क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब आप इस 1000 से बुक और ड्रेस दोनों परचेज कर सकते हैं, या आप इस 1000 से मूवी और पार्टी कर सकते हैं, या आप इस 1000 से ड्रेस और मूवी दोनों काम कर सकते हैं। तो 1000 के क्या हो गए? अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब इस 1000 को मैं कहीं भी यूज कर सकती हूँ। अपने ऊपर भी कर सकती हूँ, अपने बच्चों के ऊपर भी कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स की जरूरतें पूरी करने के लिए भी कर सकती हूँ। तो 1000 रुपीज के क्या हो गए? अल्टरनेटिव यूजेस। लेकिन है कितने? सिर्फ और सिर्फ 1000 है। क्या वो? लिमिटेड। लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे दूध की एग्जांपल दी थी, दूध लिमिटेड था मेरे पास सिर्फ 1 किलो, लेकिन उसके यूजेस क्या थे? अनलिमिटेड। तब आपके पास प्रॉब्लम आती है, क्या? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि अब इन चारों में से मैं क्या चूज करूं। इन चारों में से एक एक करके तो आप सारी चीजें ही पूरी कर सकते हो, एक एक करके तो हो जाएंगी ना। इस महीने एक की, अगले महीने एक की, फिर एक की। लेकिन अभी अगर इसी महीने चारों नीड पूरी करनी और आपकी पॉकेट मनी सिर्फ 1000 है, फिर तो आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? फिर आप सोचोगे कि सबसे पहले मैं क्या करूं। अभी अगर आप समझदार हो तो भाई अभी एग्जाम आ रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बुक परचेज करना चाहिए। फंक्शन मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, फंक्शन नहीं जाऊंगा तो भी मेरा चल जाएगा, ड्रेस में नहीं परचेज करता, मूवी देखे बिना भी आप रह सकते हो। हाँ, पार्टी करनी है, जरूरी लग रहा है तो जरूरी नहीं है ग्रैंड पार्टी करनी है, छोटी मोटी कर लो। अब अगर आपकी जरूरत ही इनमें से एक होती, क्या? बुक, और आपके पास पैसे कितने हैं? 1000, तो क्या ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती? ना। बस, और इसके अल्टरनेटिव यूजेस भी नहीं है, खत्म होगी सारी बात। तो प्रॉब्लम ही सारी क्या है? जरूरतें ज्यादा, पैसे कम, और उन पैसों के क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। तब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करना, अदरवाइज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ही नहीं। अब तुम पेपर कर रहे हो, पेपर में टाइम क्या होता है? लिमिटेड के अनलिमिटेड? अनलिमिटेड भी होता है उसके लिए जिसको पेपर नहीं आता, लेकिन आपके लिए क्या होता है? लिमिटेड। तो फिर आप क्या करते हो? चॉइस करते हो कि नहीं करते कि सबसे पहले मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं? ऐसी एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हो ना। तो कैसे करते हो आप पेपर को अटेम्प्ट? सबसे पहले आप किसके ऊपर फोकस करते हो? जो आते हैं, जो श्योरिटी के साथ आपको आते हैं, पहले फटाफट आप वो कर लो। पूरा पेपर को आप एनालाइज करते हो, पढ़ते हो, ये मुझे आता है, ये नहीं आता, इसको मुझे सोचना पड़ेगा, उसको आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। सबसे पहले अगर आपने वही क्वेश्चन उठा लिया जो आपको आता नहीं है, उसी के ऊपर आप आधा घंटा वेस्ट कर दोगे, फिर जो बाकी के 2.5 घंटे बचे हैं ना, वो भी आपके वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? टेंशन में कि यार आधा घंटा तो इसी में निकल गया, सारा पेपर पड़ा है।
फिर आप जल्दबाजी में बाकी सारी चीजें भी गलत करके आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको टाइम को मैनेज करना है कि कितना टाइम मुझे इस पोर्शन के ऊपर देना है, कितना टाइम मुझे इस पोर्शन के ऊपर देना है। क्लियर है जी? तो सारी बात मैनेजमेंट की है। तो जनरल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्केयरसिटी, कि स्केयरसिटी की सिचुएशन में सोसाइटी कैसे चूज करती है कि मुझे कौन कौन से काम पूरे करने हैं, और आप कैसे चूज करते हो कि आपको अपनी कौन कौन सी जरूरतें पूरी करनी है। क्लियर? लॉ ऑफ स्केयरसिटी implies that wants of consumer will never be completely satisfied। अब scarcity का एक लॉ है क्या, कि कंज्यूमर की सारी 100% इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि आपकी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है। कुछ पूरी हो जाएंगी और कुछ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये हम इनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं। क्या? कौन सी? ये दोनों, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मीन्स। स्केयर्स बोल दो, लिमिटेड बोल दो, कुछ भी बोल दो। क्लियर है? अब यहां से मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कितने हो गए, सिर्फ इतने पैसे से। पहला क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक। दूसरा क्वेश्चन वो वर्ड कौन सा है, ओकेनोमिया। तीसरा क्वेश्चन ओकेनोमिया का मतलब क्या है, हाउस होल्ड। फोर्थ क्वेश्चन जनरल डेफिनेशन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन लॉ ऑफ स्केयरसिटी क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। देखो इन्हीं 3 लाइनों में आपके 6 क्वेश्चन बन गए। अब लॉ ऑफ स्केयरसिटी का क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, लॉ, अच्छा ऑप्शन आएंगे, आपको लिखना तो है ही नहीं, आपको क्या करना है, एमसीक्यूज आएंगे, आपको एक टिक करना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको क्या करनी है, टिक करनी है। 100 के 100 क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, है ना। अब लॉ ऑफ स्केयरसिटी को लेकर 4 ऑप्शन आएंगे, मैं से 2 ही बोलती हूं। पहली ऑप्शन ये जो लिखा हुआ है, ऑप्शन ए, wants of consumer will never be completely satisfied। ऑप्शन बी, ध्यान से सुनना, wants of consumer will never be satisfied। completely वर्ड हटा दिया यहां से। दोनों में से कौन सा सही लगता है, ए या बी, जिसमें कंप्लीटली वर्ड है और बी में कंप्लीटली वर्ड नहीं है, क्या फर्क है। बी का मतलब क्या है, जो भी मैंने कंप्लीटली वर्ड हटा दिया, क्या लिख दिया, वांट्स ऑफ कंज्यूमर विल नेवर बी सेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी इच्छाएं कभी भी नहीं पूरी होंगी। नहीं, लॉ ऑफ स्केयरसिटी क्या कहता है कि कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होंगी, कुछ हो जाएंगी और कुछ क्या है, रह जाएंगी। तो आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, ए, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। मतलब बड़े ध्यान से टिक करना है, ऑप्शन ना से मिलते जुलते आएंगे आपको, और वो तभी टिक कर पाओगे जब आपने क्लास में ध्यान से सुना हो। इसमें तो आपके कंसेप्ट चाहिए, हमें सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, रट्टा कुछ नहीं लगाना आपने। कोई लिखने के ऊपर जोर नहीं देना, कोई ये नहीं देखना कि मैडम देखना इतना क्वेश्चन लेंथ इतनी बहुत है, टीचर हमारे नंबर काट देते हैं, ये डायग्राम सही बना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे और आपको तो वो टिक करना है। कितना आसान है। 2 पेपर ऐसे हैं आपके, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा मैथ्स। मैथ्स कहने को एमसीक्यू है, लेकिन उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, शॉर्टकट है नहीं उसका। उसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका वो पेपर होगा। 2-2 घंटे का पेपर होता है आपका, ये वाला एमसीक्यू 2-2 घंटे का एमसीक्यू, और बाकी जो सब्जेक्टिव है 2 पेपर, अकाउंट्स और लॉ, वो क्या रहते हैं 3 घंटे के। लेकिन मैथ्स में टाइम कम पड़ जाता है, तो स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी बना के चलना कि उसको हमने मैनेज करना है। जितनी ज़्यादा तुम मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर?
इजीएस्ट सब्जेक्ट जो है तुम्हारा वो इकोनॉमिक्स है इन चारों में से, ठीक है। और उसके बाद सीक्वेंस तो तुमने देना है अपनी समझ के अकॉर्डिंग कि तुम्हें कौन सा टफ लगता है तीनों में से और कौन सा आसान लगता है। मोस्ट इजीएस्ट जो है वो मैंने बता दिया, वो क्या है, इकोनॉमिक्स है, जिसमें अगर तुम थोड़ा टाइम भी दोगे तो वो चल जाएगा। बाकी तीनों के बारे में नहीं मैं बोल सकती कि कम टाइम दो, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो। क्लियर है जी? अब ये चीज समझ में आई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर दो लिखी हुई है, कौन सी, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मीन्स। तीसरी आप एक और लिख लो, क्या, अल्टरनेटिव यूजेस। थर्ड आप क्या लिखोगे, कल आपको इसके नोट्स दे देंगे, ठीक है जी। इसका भी एक प्रिंट आउट देंगे, अभी चैप्टर वाइज आपको प्रिंट आउट देते जाएंगे, फिर बाद में आपको पूरी की पूरी बुकलेट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्लास में, ठीक है। स्टार्टिंग में बिना नोट्स के ना बैठो तो आपको हम लूज में देते जाएंगे एक एक करके, फिर बाद में पूरी ऐसे बुक दे देंगे। तो ये तीन हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उस वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी इकोनॉमी में, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा ये जो इकोनॉमिक्स है, मैंने बोला स्केयरसिटी को स्टडी करता है। स्केयरसिटी कौन फेस करता है, हम सब फेस करते हैं। अब इकोनॉमिक्स जो है ये हमारे बिहेवियर को स्टडी करता है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस तो बहुत है। इकोनॉमिक्स की एक और डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। आप बोलोगे साइंस को तो हम 10th तक ही छोड़ आए थे, फिर से साइंस आ गई, लिया तो हमने कॉमर्स है, लेकिन साइंस ये वो वाली साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस भी नहीं है, दोनों का मिक्सचर है, साइंस और सोशल साइंस का आगे जाके पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। क्या करती है ये, हमारे बिहेवियर को स्टडी करती है, क्योंकि मैंने अभी बोला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, कंज्यूमर। तो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर। अब हम सुबह से लेके शाम तक दो टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज। दोनों में कोई डिफरेंस पता है जी? आपके अलावा बाकी बोलो, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस पता है? बताओ गर्ल्स, नहीं, बॉयज कोई आइडिया नहीं है, पढ़ के नाम भी नहीं क्लियर हो रहा। इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज क्या, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, ये दोनों में से कौन सी एक्टिविटी है, इतना तो आपको पता है ना। घर पे अगर मैं अपने बच्चे पढ़ा रही हूं तो वो कौन सी एक्टिविटी है, अब ये तो आपने फटाफट बता दिया। रीजन भी बता दो क्यों आपने ऐसे कैटेगराइज किया कि आपको पढ़ाना आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में डाल दिया और मेरे खुद के बच्चों को पढ़ाना आपने सोशल में, क्यों ऐसे किया? मतलब आप बेसिक जो है दोनों का डिफरेंस वो मनी को लेके चल रहे हो कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है और उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, यही है। आप इस लेवल पे आप बोल सकते हो, लेकिन मैं जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या लेके चलती हूं, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि पैसा जो है ना, इसका जो दायरा है, स्कोप है ना, वो नैरो कर देता है अगर आप सिर्फ पैसे की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें एक्सचेंज नहीं होता। अब एग्जांपल लेते हैं, सुबह उठते हो, नहाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, कोई योगा करता है, कोई मेडिटेशन पे बैठता है, खाना खाते हो, स्कूल कॉलेज ऑफिस जहां भी जाना होता है वहां चले जाते हो काम करने के लिए, फिर घर आते हो,
अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठते हो, खाना खाते हो, कुछ और दोस्तों से मिलते हो, किसी की मदर बीमार है उसको देखने हॉस्पिटल चले गए, किसी के घर में कोई फंक्शन है वहां चले गए, फिर आप शाम को आके घर आके खाना खा के सो जाते हो। यही मान लो ये रूटीन है आपका। अब इनमें से तुम कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ले रहे हो और कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ले रहे हो? काम पे जाना, स्कूल जाना, पढ़ना, नौकरी करना, मार्केट में जाके शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, थिएटर में जाके मूवी देखना, ये सारी की सारी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। कैसे? आप यहाँ आए पढ़ने के लिए, आप हमसे हमारी सर्विसेज ले रहे हो, तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। आप हमसे हमारी सर्विसेज ले रहे हो और बदले में हम आपसे रिसोर्सेज ले रहे हैं। सिंपल। मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हो तब भी एक्सचेंज हो रहा है, थिएटर में जाके मूवी देख रहे हो तब भी एक्सचेंज हो रहा है, आप एंटरटेनमेंट सर्विस ले रहे हो और उसके बदले में आप पे कर रहे हो। लेकिन जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, मेडिटेशन पे बैठ रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, आपके फ्रेंड की मदर बीमार है उसको देखने जा रहे हो, किसी के जागरण पे जा रहे हो, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या है जी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप बोलोगे जागरण पे जा रहे हैं, पैसे चढ़ा के आ रहे हैं, 50 रुपए का माथा टेक के आ रहे हैं, 100 रुपए का, तो वो एक्सचेंज नहीं है, वो आपकी मर्जी थी, ना चढ़ाओ। वो 50 रुपए के बदले में आपको कुछ दे नहीं रहे हो, वो अलग बात है। तो नहीं चढ़ाओगे तब भी प्रसाद देंगे आपको। समझ में आ रहा है? मंदिर में जा रहे हो, आपका एग्जाम है, मंदिर में जा रहे हो, सुबह भगवान को आपने 51 रुपए चढ़ा दिए और आपका पेपर क्लियर हो गया, ये एक्सचेंज है। क्यों? 51 रुपए चढ़ा के पेपर पास हो गया, एक्सचेंज नहीं हुआ। सही है कि गलत है? नहीं है एक्सचेंज। भगवान आपके 51 रुपए के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। अच्छा, जनरली हम करते हैं ऐसे ही है, बड़ी विश है तो बड़ा दान कर दिया, छोटी है तो छोटा दान कर दिया, लेकिन आपके दान के बदले में आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही, वो आपकी किस्मत में लिखा था तो पूरा हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मंदिर में ना जाओ, सारी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वहां पे एक्सचेंज नहीं होता, ट्रेडिंग नहीं होती वहां पे, वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा रहे हो। ना चढ़ाओ, भगवान ने अगर आपकी इच्छा पूरी करनी है ना तो ऐसे भी पूरी कर देनी है। ये 51 रुपए, 11 रुपए, 101 रुपए देख के नहीं पूरी करते। समझ में आ रही? फ्रेंड की मदर बीमार है, उसको देखने जा रहे हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन जाते जाते फ्रूट परचेज कर रहे हो तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जागरण पे जाना इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन आप उसके लिए पर्टिकुलर एक ड्रेस सिलवा रहे हो तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसमें भी एक्सचेंज आ गया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सचेंज क्यों करते हैं? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, सिंपल। तो अब मैंने यहां पर लिखा कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। ह्यूमन बिहेवियर में तो ये दोनों एक्टिविटीज है, लेकिन इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्टिविटीज को स्टडी करेगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें तो एक्सचेंज है ही नहीं, जिसमें एक्सचेंज ही नहीं उसमें स्केर्सिटी नहीं है, स्केर्सिटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स ही नहीं बनता। इकोनॉमिक जो है, आपकी बुक का इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है द वर्ड इकोनॉमिक is most closely connected with the word economic। ये जो वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला। ऑप्शन बी स्केयर्स, जो अभी पढ़ाया। ऑप्शन सी अनलिमिटेड। ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्टेड। तो आप किसके ऊपर टिक करोगे? स्केयर्स। सिंपल। जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगी वहां पर स्केर्सिटी आएगी, और इकोनॉमिक्स करता ही किसको स्टडी है? स्केर्सिटी को। तो इकोनॉमिक्स में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कोई भी रोल नहीं है। इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर का वही पार्ट स्टडी करेगा जो कि स्केर्सिटी से जुड़ा हुआ है, और वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां तक कोई दिक्कत?
बहुत है इतना, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन थी किसके बारे में, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी के बारे में समझ गए, वो सिस्टम जिसमें रह के हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। इकोनॉमिक्स बता दिया, स्केर्सिटी बता दिया, दो एक्टिविटीज बता दी, कौन सी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। क्लियर है जी।